ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी होती है, जब भी यहाँ क्लब में होती है अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, और वो उन लोगों से कह रही होती है कि आज ग्रेजुएशन पार्टी है, तो ये अच्छा मौका है, मैं जाकर हान को प्रपोज कर देती हूँ, फिर बाद में मुझे ये मौका नहीं मिलेगा। जब वो यहाँ पर हान के पास जा रही होती है तभी इतने में उसे चैन मिल जाता है, जो कि उससे कहने लगता है कि मेरे सामने से हटो, मैं लाइट नहीं देख पा रहा हूँ। सूजी उसे देखकर शॉक होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर चैन कहने लगता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम कैसे लड़के को अप्रोच करने जा रही हो। तो सूजी फिर चैन से आर्ग्यूमेंट करते हुए कहने लगती है कि ये ग्रेजुएशन वालों की पार्टी है और वो तो अभी सेकेंड ईयर में, तो उसकी ये पार्टी नहीं है, तो उसे जाना चाहिए। तो चैन कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर वो सूजी को देख रहा होता है, तो सूजी कहती है कि अब रुके क्यों, जाओ। तो वो कहता है कि तुमने तो मेरा हाथ पकड़ के रोकी हुई हो। सूजी ये देखकर शॉक होती है कि उसने सच में उसका हाथ पकड़ी है, और फिर इसके बाद दोनों ही साथ में किस करते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। जैसे ही सूजी की नींद खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा ही शॉक होती है कि ये क्या, मैंने चैन के साथ नाइट स्पेंड करने वाला सपना देखी। वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो रही होती है, तभी इतने में वो देखती है कि उसके मॉम डैड डॉक्टर और नर्स सभी उसे देख रहे होते हैं, और वे लोग खुश होते हैं कि सूजी को होश आ गया है। तभी इतने में चैन कहने लगता है कि डॉक्टर मेरी वाइफ अब ठीक तो है ना। पर सूजी चैन को देखकर शॉक होती है। तभी सूजी के मॉम डैड चैन को थैंक्स बोल रहे होते हैं कि इतने सालों से उसने उसका इतना अच्छे से ख्याल रखा। सूजी का भाई कहने लगता है कि ब्रदर इन लॉ आप दोबारा मेरी सिस्टर को कार की चाबी लेने मत देना, ताकि वो ऐसे कार चला के अपना एक्सीडेंट न कर ले। सूजी शॉक होती है और चैन से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। तो यहाँ पर फिर ये सभी से मैरिज सर्टिफिकेट और फोटोज़ वगैरह दिखाते हैं। तो सूजी शॉक होकर कहने लगती है कि आप लोग कह रहे हैं कि मैंने इस चैन के साथ शादी कर ली हूँ और अब मैं कोई 18 ईयर गर्ल नहीं बल्कि 29 ईयर्स की वुमेन बन चुकी हूँ। सूजी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पक्का आप सभी मेरे साथ प्रैंक कर रहे होंगे, आखिर कैमरा कहाँ पर है। वो रोने लग जाती है। तो ये लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है, और फिर चैन तो सूजी के मॉम डैड से कह देता है कि आप लोग जाओ, मैं सूजी का ख्याल रख लूँगा। तो फिर वो लोग उसे सूजी का ख्याल रखने का बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। तो सूजी चिल्लाने लगती है कि मॉम डैड आखिर आप लोग मुझे किसी दूसरे के हवाले कैसे करके जा सकते हो। तभी चैन यहाँ सूजी को पकड़ के उसे शांत करने लगता है। तो वो तो उसे वार्निंग देने लग जाती है कि मैं बस अभी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, तो अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया ना तो फिर तुम्हें तो कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ये सुनने के बाद चैन पूछता है कि सच में तुम्हारी याददाश्त चली गई है। फिर इतने में यहाँ वार्ड में चैन की मॉम और उसका भाई आए होते हैं, और मॉम यहाँ पर चैन से कहने लगती है कि ये ठीक तो है, मरी थोड़ी ना है, जो तुम 3 दिन से इसकी केयर में लगे हुए थे और कंपनी को भूल ही चुके थे। तो चैन कहता है कि बस एक बार सूजी की रिपोर्ट आ जाए और सब कुछ ठीक हो तो फिर मैं अपना काम करने चला जाऊँगा। तो चैन का भाई जो कहने लग जाता है कि भाई प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो आपको जल्दी से जाकर संभालना चाहिए ना। तो फिर चैन कहता है कि उस प्रोजेक्ट को तो तुम संभाल रहे थे, तो आखिर प्रॉब्लम आई कैसे। फिर मॉम भी कहने लग जाती है कि अब तुम्हारी इस वाइफ को होश आ चुका है, तो अभी इसी वक्त कंपनी जाओ। वैसे भी तुम्हें अपने भाई की केयर करनी चाहिए, ना कि इस आउटसाइडर की जो कि बस एक चुड़ैल है। जो भी कहने लग जाता है कि मॉम आखिर अब इसकी शादी हो गई है ना, तो ये आपको भूल ही चुका है और इसे बस अपनी वाइफ की पड़ी है। सूजी को ये सब सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आती है, और वो चैन का हाथ पकड़ के कहती है कि आखिर मैं इसकी वाइफ हूँ, और अगर मेरा कार एक्सीडेंट हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी है मेरा ख्याल रखना, और अगर तुम लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रही है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो फिर ये सुनते के साथ ही चैन की मॉम चिल्लाने लग जाती है कि तुम कितना बदतमीजी से मुझसे बात कर रही हो, आखिर मैं तुम्हारी मदर इन लॉ। सूजी कहती है कि मदर इन लॉ तो क्या हो गया, आखिर आपने भी तो मुझे चुड़ैल कहा ना, तो मैंने तो बस आप लोगों को यहाँ से जाने के लिए बोली हूँ, वो भी सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से मैं इतना अच्छे से बात कर रही हूँ। ये सुनकर चैन की मॉम को और गुस्सा आ रहा होता है। तभी यहाँ पर सूजी फिर जानबूझ के सर दर्द का नाटक करने लग जाती है और कहती है कि अब मेरी यहाँ पर तबीयत खराब है, तो तुम्हें मेरा यहाँ पर ख्याल रखना होगा, अगर तुम गए तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तो चैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, और वो अपनी मॉम और भाई को भी समझा देता है कि जब उसे टाइम मिलेगा तब वो कंपनी चला जाएगा, और वो अपनी मॉम को ये भी समझा देता है कि अगर मैं जो को कंपनी में काम दे सकता हूँ तो उससे निकाल भी सकता हूँ। तो फिर ये सुनने के बाद उसकी मॉम फिर उसके भाई को लेकर चली जाती है। फिर चैन सूजी का हाथ पकड़ के कहने लगता है कि क्या अभी भी दर्द हो रहा है, तो वो तुरंत ही उसका हाथ छुड़ाती है और कहती है कि मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि वो कितनी ज़्यादा बायस थी। फिर इतने में सूजी की फ़ोन की रिंगटोन बजने लगती है, तो वो अपना फ़ोन उठाती है और देखती है कि उसे हान का कॉल आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर मेरे पास हान का फ़ोन नंबर कैसे आया। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं
कि सूजी को अपने कॉलेज टाइम में हान का फ़ोन नंबर मिल गया होता है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है और अपनी फ्रेंड से पूछने लगती है कि मैं उसे कॉल करूँ या फिर उसे मैसेज करूँ, पर डिसाइड करती है कि नहीं, आखिर मैं ऐसे उसे कांटेक्ट करूँगी तो फिर पता नहीं वो मेरे बारे में क्या ही सोचेगा। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि कम से कम इस नंबर को सेव तो कर ले, क्या पता कहीं खो गया तो फिर सूजी उस पेपर में से नंबर डायल करने वाली होती है, पर तभी वो पेपर ही उड़ जाता है और सूजी देखती है कि वो हान के हाथ में चला गया है। तो सूजी कहती है कि उसे फेंकना मत, वो मेरा है, और फिर जैसे उसके पास लेने जाती है तो वो तभी फेंक देता है। सूजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो चिल्लाती है कि आखिर तुमने मेरे उस पेपर को क्यों फेंका। तो वो कह रहा है कि तुम और वो एक दूसरे के लिए अच्छे मैच नहीं है इसलिए, ऐसे बोल के वो चला जाता है। तो सूजी उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आते हैं और तुम एक अमीर फैमिली से हो और तुम एक गुड कैरेक्टर पर्सन हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे। फ्लैशबैक इसी के साथ ही खत्म होता है और चैन सूजी का फ़ोन लेकर हान का कॉल कट करने लग जाता है। तो फिर वो चिल्लाती है कि क्या तुम अभी भी मेरे और सीनियर हान के बीच में आना चाहते हो। चैन कहता है कि माना कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है और तुम्हारी मेमोरी अब सिर्फ 18 ईयर ओल्ड गर्ल वाली है, लेकिन जो भी हो अब तुम मेरे सामने ये सब नहीं कर सकती, हम दोनों लीगली मैरिड कपल है। तो क्या तुम अपने हस्बैंड के सामने दूसरे मैन के साथ अफेयर चलाना चाहती हो। और फिर चैन यहाँ से उसका फ़ोन लेकर चला जाता है। तो सूजी चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे हान को कांटेक्ट नहीं करने दोगे तो क्या मैं खुद नहीं कर पाऊंगी। फिर वो जब यहाँ से गायब होती है तो नर्स ये देखने के बाद सोचते हैं कि फैमिली मेम्बर को बताना पड़ेगा कि पेशेंट है ही नहीं। दूसरी ओर सूजी तो हान के घर पहुंच चुकी होती है और सोचती है कि यही वो विला है जहाँ पर हान रहा करता था। और फिर सूजी को यहाँ पर हान की मॉम दिख जाती है तो वो उनसे पूछने लग जाती है कि क्या हान है घर पे। हान की मॉम फिर बहुत ही गुस्से में अपने पर्स से सूजी के सर पे मारती है और उसे चिल्लाती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल शर्म नहीं है, तुम फिर यहाँ पर आ गई। और वो उसे फिर पापा से एक और डंडे से मारने जा रही होती है, पर तभी जल्दी से यहाँ पर चैन पहुंच जाता है और सूजी को बचा लेता है। और हान की मॉम से कहता है कि मैंने आपको पहले भी समझाया हो ना कि इसमें सूजी की कोई गलती नहीं है, हान अपनी खुद की गलती की वजह से निकाला गया है। तो ये सुनकर सूजी सोचती है कि हान को स्कूल से निकाल दिया गया। और फिर यहाँ से चैन तो सूजी को लेकर चला जाता है और तुरंत ही उसके लिए मेडिसिन और बर्फ़ लेकर आता है। तभी सूजी पूछती है कि तुम हान की मॉम को कैसे जानते हो। तो वो बताता है कि मैं बचपन में हान के घर पे डिनर के लिए जाया करता था। तो सूजी पूछती है कि अगर तुम दोनों इतने ज़्यादा क्लोज थे तो कॉलेज में कभी मुझे नज़र क्यों नहीं आया। तो चैन कहता है कि इसके पीछे ये रीज़न है कि वो इनसिक्योर था। सूजी कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतना ज़्यादा फेमस बंदा, सभी उसे लाइक करते, तो आखिर वो इनसिक्योर कैसे हो सकता है। तो चैन बताता है कि हम दोनों की एज सेम थी, लेकिन वो कॉलेज में सीनियर था और मैं सेकेंड ईयर का ग्रेजुएट स्टूडेंट था। तो ये सुनने के बाद सूजी कहती है कि ये तो मैं जब कॉलेज में सबसे पहली बार गई थी तभी मुझे पता लग गया था कि तुम बस कॉलेज के शो पीस हो और प्रिंसिपल के बड़े चहीते हो, जिसने अपने 10th में ही इतने अच्छे स्कोर रहा था कि तुम्हें डायरेक्टली फिर बैचलर्स की डिग्री के लिए और मास्टर्स की डिग्री के लिए भेज दिया गया। लेकिन मुझे तुम्हारा रीज़न बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो चैन कहता है कि मुझे लगा था कि तुम सबसे पहला सवाल मुझसे ये पूछोगी कि आखिर हान की मॉम तुम्हें इतना बुरी तरीके से क्यों ट्रीट करी थी। सूजी कहती है कि हाँ, ये मुझे जानना था कि हान को कॉलेज से क्यों निकाल दिया गया और मेरे और हान के बीच में ऐसा क्या हुआ जो उसकी मॉम मुझसे इतना ज़्यादा नफरत कर रही है। तो फिर चैन कहता है कि तुम्हें उस हान की इतनी ज़्यादा पड़ी है जो तुम पेशेंट वाले कपड़े पहन के यहाँ उसे मिलने पहुँच गई। तो सूजी कहती है इतना ओवर रिएक्ट मत करो, आखिर एक नॉर्मल फ्रेंड भी होते हैं तो कुछ होता है तो इंसान एक दूसरे को कांटेक्ट तो करते ही है ना। तो चैन कहता है कि तुम उसे नॉर्मल फ्रेंड कह रही हो जबकि तुम अपने फर्स्ट ईयर में उसे कन्फेस करने पहुंच गई थी और बास्केटबॉल मैच खेलते वक्त तुम उसे पानी दे रही थी तो तुम्हारे सर पे बॉल लगा था और तुम्हें चोट भी लग गई थी और तुम इसे ऑर्डिनरी फ्रेंड वाली हरकत बोल रही हो। तो सूजी कहने लगती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। पता है जब तुम गुस्सा होते हो ना तो तुम्हारा फेस इतना लंबा हो जाता है और तुम सामने वाले बंदे को इतना घूर रहे होते हो ना कि वो तो तुम्हारा चेहरा देखकर गुस्सा हो जाए। तभी चैन तो जल्दी से सूजी को किस कर लेता है तो वो उसे दूर करती है और कहती है कि तुम पागल हो गए हो, कौन सी परवट वाली हरकत कर रहे हो। तो फिर वो उसे उठा लेता है और कहता है कि अब घर चलते। फिर सूजी जब चैन के साथ उसके घर पे आ जाती है तो इतना बड़ा घर देखकर वो कहने लगती है कि ये तुम्हारा घर है। तो चैन कहता है कि मेरा नहीं बल्कि हम दोनों का घर है। फिर यहाँ पर सूजी का भाई इन दोनों का वेलकम करने के लिए आता है और चैन फिर उसे समझाने लगता है कि तुम अपनी सिस्टर का ख्याल रखना क्योंकि मैं अभी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहा हूँ और जब तक मैं रूम में जाकर पैकिंग कर लेता हूँ तब तक तुम इसे पूरा घर दिखाओ।
सूजी फिर चैन को देखकर अपने भाई से कहने लगती है कि आखिर ये फिर क्यों गुस्सा हो गया है। वो पूछती है कि क्या इसे कोई मेरी वीकनेस पता है जो मुझे ऐसे मूडी पर्सन से शादी करनी पड़ेगी। तो इसका भाई कहता है कि मूडी, तुम क्या कह रही हो? ब्रदर इन लॉ तो इतने ज्यादा स्टेबल पर्सन है और इतने सालों से उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा है, वो तो कभी गुस्सा भी नहीं हुए। तो सूजी कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा अभी वो कितना गुस्सा है। तो इसका भाई कहने लगता है कि मुझे तो ब्रदर इन लॉ बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिख रहे। सिस्टर अब बस, अब और ज्यादा अपने लव का शो ऑफ मत करो। तुम्हारी और उनकी शादी को इतने साल हो गए, तो तुमसे बेहतर कौन ब्रदर इन लॉ को इतना जान सकता है। सूजी सोच रही होती है कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है इन 10 सालों का, तो क्या मैं सच में उसे लाइक करने लगी थी। फिर इतने में चैन यहाँ पर आया होता है और वो बताने लगता है कि मैं कुछ दिन बाद वापस आऊंगा, तो अपना ख्याल रखना और इधर उधर कहीं भागना मत। सूजी कहती कि ठीक है। फिर यहाँ चैन उसके पास बैठकर समझाने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी 10 साल की यादें पूरी भूल चुकी हो, तो फिक्र मत करो, जैसे ही मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आऊंगा तो एक एक करके तुमसे सारी चीजें बताऊंगा। सूजी कहती कि जरूरत नहीं है, तुम बस मेरा फोन वापस करो, मैं सारी चीजें खुद ही पता कर लूंगी। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो सूजी कहती है कि आखिर तुमने मेरा फोन क्यों लिए हो? तो वो कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं बहुत ही बुरा मैन हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ अपने कॉलेज क्रश को याद करे और जब उसकी मेमोरी कंफ्यूज हो तो वो उसे मिलने जाए। फिर उसके फोन के बदले में वो दूसरा फोन दे देता है, तो वो बहुत ही खुश होती है। चैन कहता है कि इस फोन में मैंने सारे लोगों का नंबर डाल दिया, बस उस पर्सन को छोड़ के जिसे तुम कांटेक्ट करना चाहती हो। ये बोलकर फिर वो चला जाता है और सूजी गुस्सा होने लगती है कि आखिर तुम जैसे खराब मैन के साथ मैंने शादी भी कैसे करी। फिर इतने में सूजी का भाई कहने लगता है कि चलो सिस्टर, मैं तुम्हें फोन चलाना सिखा देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी तो जा चुकी है, तो इस जमाने का फोन तुम्हें कहाँ चलाना आता होगा, मैं सिखा देता हूँ। और फिर यहाँ सूजी को फोन चलाना सिखाने के बाद उसका भाई कहने लगता है कि ठीक है, फिर अब मैं चलता हूँ। तो फिर वो उसे रोकती है और कहती है कि मुझे अभी तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने। तो फिर उसका भाई कहता है कि अभी ब्रदर इन लॉ ने कहा ना कि जब वो बिजनेस ट्रिप से वापस आएंगे तो आपको सारी चीजें बता देंगे। तो सूजी फिर इसे एक मारती है, तो वो चिल्लाने लगता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और आपका स्लेव नहीं हूँ जो आप ऐसे मुझे मारोगी। सूजी कहती है कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ, रहूंगी तो मैं ही तुम्हारी बड़ी सिस्टर ना, तो मैं तुम्हें कितना भी मार सकती हूँ और तुम्हें सहना पड़ेगा। इसलिए अभी और मारना खाना हो तो मेरे पास आओ और मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो। तो फिर वो मान जाता है और कहता है कि बोलो। तो फिर सूजी पहला क्वेश्चन पूछती है कि ये बताओ कि आखिर मैंने चैन से शादी क्यों करी। तो फिर उसका भाई कहता है कि सिस्टर, ये मुझे कैसे पता होगा, उल्टा एक दिन तुमने घर पे आने के बाद मॉम डैड और मुझे इस बारे में बताई थी कि तुम चैन के साथ शादी कर रही हो। पहले तो हमें लगा था कि सिस्टर तुम्हारे साथ कोई स्कैम हो रहा है, पर फिर ब्रदर इन लॉ की कंडीशंस देखने के बाद हम मान गए। और सिस्टर, ये तो जानने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि आखिर तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से तुम्हें इतना गोल्डन हस्बैंड मिला कैसे। सूजी कहती है चलो अब दूसरा क्वेश्चन, ये बताओ कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि मैंने कॉलेज टाइम में हान को डेट करी थी। तो फिर उसका भाई कहता है कि तुमने कॉलेज टाइम में किसी को डेट करी नहीं थी, और कहीं ऐसा तो नहीं है तुम हमारे पीठ पीछे किसी को डेट कर रही हो। सूजी पूछती है कि मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि इतने साल चैन से शादी करने के बाद क्या मेरे और उसके बीच में प्यार था। तो इसका भाई बताने लगता है कि बहुत ज़्यादा प्यार, बल्कि तुम दोनों तो हमेशा साथ घूमते थे और फेस्टिवल के टाइम पर भी साथ में हमारे घर पे आया करते थे। ऊपर से इस विला की सारी डेकोरेशन देख लियो, ब्रदर इन लॉ ने सारी डेकोरेशन तुम्हारे हिसाब से करवाया। और सच बोलो तो सिस्टर, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें ब्रदर इन लॉ मिला है। सूजी कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुम सभी को उसने ब्रेन वॉश कर चुका है, इसलिए तुम लोग उसकी साइड ले रहे हो। तो फिर इसका भाई कहने लगता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो अपना बेडरूम देख लो, उसने तुम्हारे लिए कितनी सारी चीज़ें खरीदा है, इवन मैं भी जेलस हो गया था। तो फिर सूजी जाकर फिर अपना बेडरूम देखती है और फिर उसे पता लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे डिजाइनर्स के महंगे महंगे ड्रेसेस हैं जो कि वो अलग अलग ट्राई करके खुश हुई होती है और फिर पूरा दिन ऐसे ही बिताती है। फिर फाइनली सूजी को उसकी फ्रेंड का रिप्लाई आ जाता है, तो वो बहुत ही खुश होकर फिर उससे बात करने लगती है और अपनी और चैन की शादी की फोटोज देखते हुए अपनी फ्रेंड से पूछने लगती है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं तो हान को पसंद करती थी ना, तो आखिर मैंने चैन से शादी कैसे कर ली। तो सूजी की फ्रेंड फिर उसे बताने लगती है कि ये तो उसे भी नहीं पता कि उसने चैन से शादी कैसे करी थी। और वह कहने लगती है कि वैसे तुम उस हान को क्यों याद कर रही हो, उसकी जगह चैन तो कितना ज्यादा हैंडसम है, ऊपर से इतना अमीर भी है। तो मुझे तो लगता है कि अब जब तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तो जब तुम्हें होश आया होगा और तुम्हें पता लगा कि चैन तुम्हारा हस्बैंड है, तो तुम तो बड़ी खुश हुई होंगी। सूजी कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि कॉलेज टाइम में तो सारी लड़कियां ही चैन को बहुत ही पसंद करा करती थी, तो तुम भी मान लो कि तुम भी उसे लाइक करती थी। फिर सूजी की फ्रेंड उसे बताने लगती है कि उसे अपना लाइव स्ट्रीम चालू करना है, इसलिए वो कॉल कट करने वाली है।
तो वो सूजी को समझाती है कि तुम्हें अब जो भी क्वेश्चन पूछने वो तुम चैन से खुद ही पूछ लो, तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा ये सब के बारे में और किसे पता होगा। तो फिर सूजी सोच रही होती है कि आखिर अब वो चैन बिजनेस ट्रिप से कब वापस आने वाला है। फिर वो अपना सो जाती है। अभी रात में चैन घर आया होता है और उसने बहुत ही ड्रिंक किया होता है, तो वो तो यहाँ सूजी को किस करने लगता है। सूजी जैसी जागती है तो तुरंत ही उसे दूर करती है। तो फिर वो कहता है कि सॉरी, मैं तो भूल गया था कि तुम अपनी 18 ईयर वाली मेमोरीज में चली गई हो, जिसमें तुम तो मुझसे नफरत करती थी। एक्चुअली अभी मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मैं ड्रंक हालत में बिल्कुल समझ नहीं पाया, तो मुझे माफ़ कर देना, मैं ऐसा वापस नहीं करूँगा। ऐसा बोल के वो जाने लगता है। तो सूजी फिर उसे रोक कर कहने लगती है कि मैं असल में तुमसे नफरत नहीं करती हूँ, बस अब मैं 18 ईयर गर्ल हूँ ना, तो तुम थोड़ा जेंटल नहीं हो सकते। ये सुनने के साथ ही चैन खुश जाता है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती। फिर वो उसे वापस से किस करने लगता है और सूजी यहाँ शॉक में होती है। चैन पूछता है कि क्या हुआ। सूजी उसे कहती है कि मैंने इमेजिन नहीं करी थी कि मेरी फर्स्ट किस तुम्हारे साथ होगी। चैन कहता है कि वाइफ हमारी शादी को इतने साल हो गए, तो ये फर्स्ट किस नहीं है। तो सूजी मानने के लिए तैयार नहीं होती कि मैं कोई ओल्ड वुमेन नहीं हूँ और अभी तो मैंने अपना 90th बर्थडे भी नहीं बनाई। तो चैन मान लेता है कि ठीक है, मैं ही ओल्ड हूँ और तुम बहुत ही यंग हो। फिर इतने में चैन को कॉल आ रही होती है। तो सूजी पूछने लगती है कि आखिर ये किसका कॉल है। मैंने नॉवेल में पढ़ी हूँ कि इस टाइम पर मिस्टर्स की कॉल आती है, तो क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम मुझे दिखाओ। चैन दिखा देता है कि देख लो, मेरी कजिन का कॉल आ रहा है। फिर वो उसी के सामने स्पीकर पे कॉल उठाता है और दोनों फिर कंपनी के रिलेटेड कुछ बात करते हैं। और चैन कहता है कि ठीक है, फिर मैं अभी एम्प्लॉयज़ को वर्क पे लगाता हूँ। फिर कॉल रखने के बाद सूजी उसे कहने लगती है कि 2 बज रहे और इतने टाइम पे भी तुम एम्प्लॉयज़ के साथ ओवर टाइम वर्क करने वाले हो। चैन कहता है कि फिक्र मत करो, तुम अपना सो जाओ, मैं अपना फिर काम कर लेता हूँ। सूजी फिर उसे कह देती है कि उन लोगों को उनका ओवर टाइम पे दे देना, नहीं तो तुम्हारे पीठ पीछे फिर वो लोग तुम्हें कर्ज करेंगे। चैन कहता है कि ठीक है, और फिर वो अपना चला जाता है। यहाँ पर सूजी खुश हो रही होती है कि वो अपनी फ्रेंड को मैसेज करके बता देती है कि अभी उसने चैन को किस करी थी। तो फिर उसकी फ्रेंड भी कहती है कि आखिर तुम दोनों इतने साल से मैरिड कपल हो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो फिर सूजी बताने लगती है कि लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ। सूजी की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम शायद पहले से ही चैन को लाइक करती थी, क्योंकि मैं ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि कॉलेज इंटर होने के बाद तुम चैन से इतनी नफरत क्यों करती थी। फिर सूजी इस बारे में सोचने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। उस दिन सूजी मोबाइल पर ध्यान देते हुए ग्राउंड से गुजर रही होती है और तभी उसे एक बास्केटबॉल हिट होने वाला होता है, पर तभी जल्दी से चैन आकर उसे बचा लेता है। तभी से सूजी उसे लाइक करने लग जाती है और फिर चैन के लिए वो बास्केटबॉल क्लब में पार्टिसिपेशन करने गई होती है। और तभी वो बाहर खड़े होकर चैन और उसके टीम मेंबर्स की बातें सुनती है, जो कि किसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसका सब कुछ तो ठीक है, पर चैन मना कर देता है कि नहीं, वो लड़की सही नहीं है, वो बस लड़कों से हुकअप करने के लिए क्लब में आना चाहती है, इसलिए हम उसे नहीं लेंगे। सूजी जब ये सुनती है तो उसे लगता है कि उसकी बातें हो रही है। वो तो चैन पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है कि मैं इसे अच्छा समझ रही थी, वो उसकी फ़ोटो भी फेंक देती है। और फिर यही सब याद करके सूजी यहाँ अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम अपना काम करो, मैं अब सोने जा रही हूँ। और फिर सूजी तो इस बारे में सोचने लगती है कि वो तो सच में पहले उसे पसंद करती थी। फिर वो परेशान हो जाती है कि अब मुझे सो जाना चाहिए। फिर रात में सूजी पानी पीने के लिए जब जाती है तो वो देखती है कि चैन जब यहाँ अपने स्टडी रूम में बैठे बैठे सो रहा होता है, तो उसकी सेक्रेटरी उसके फेस पे टच करी होती है। सूजी को ये देखते के साथ ही बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे चिल्ला कर कहती है कि सिर्फ हाथ क्या लगा रही हो, किस ये कर लो ना। तभी इतने में चैन भी जाग जाता है और वो सूजी से कहता है कि क्या हुआ है। सूजी कहती है कि तुम बोल रहे हो कि क्या हो गया है, अगर पता है मुझे थोड़ा देर और हो जाता ना तो पक्का आप तुम्हारी इज्जत लूट चुकी होती। तो फिर यहाँ पर सेक्रेटरी जल्दी से चैन से कहने लग जाती है कि मिस्टर चैन, मैं तो बस यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देने आई थी और मैं आपको जगाने जा रही थी ताकि आप जल्दी से इस पर साइन कर दो, क्योंकि फिर ये डॉक्यूमेंट का काम है। पर मैडम ने लगता है कुछ गलती समझ ली है। फिर चैन जल्दी से सूजी के पास जाता है और उसे बताने लगता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है। और फिर वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि असिस्टेंट कहाँ पर चला गया। तो फिर वो बताती है कि उसकी मॉम ने किसी काम से बुलाई थी, इसलिए उसे जाना पड़ गया। सूजी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है और चैन से कहती है कि तुम्हारा अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो कहता है कि तुम ये क्या बोलती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुरंत ही उसे एक्सप्लेन करने लग जाता है और यहाँ पर ये सेक्रेटरी सोच रही होती है कि ये इतनी ज़्यादा बदल कैसे गई। सूजी इस लड़की को चिल्लाकर कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड जो कि हर मिनट में इतने मिलियंस कमाता है, उसे तुम जैसी सेक्रेटरी की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर वो चैन से पूछती है कि तुम बताओ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और अभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, तो तुम बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। चैन कहता है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तो फिर सूजी सेक्रेटरी को ऑर्डर देने लगती है कि फिर मैं तुम्हें अभी इसी वक्त फायर कर रही हूँ। फिर सेक्रेटरी चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मुझे फायर करने का। तो चैन कहता है कि इसके पास है, ये मेरी वाइफ है,
इसलिए अब जाओ यहाँ से और कल अपना सारा वर्क सबमिट कर देना। तो फिर वो गुस्से में चली जाती है और यहाँ पर चैन सूजी से कहने लग जाता है कि वाइफ मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो। तो वो चिल्लाती है कि तुम कोई मेरे हस्बैंड नहीं हो, मुझे ऐसे मैन पसंद नहीं जो किसी और वुमेन के साथ अफेयर चलाए। और वो मैंने सोच रही होती है कि कॉलेज टाइम में कैसे तुमने मेरे बारे में बात की थी कि मैं दूसरे मैन को हुकअप करने गई हूँ। फिर इतने में चैन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो बताने लगती है कि उसका भाई प्रॉब्लम में पड़ गया है। असल में वो किसी कंपनी के साथ बिजनेस डील के लिए गया हुआ था और वहाँ पर उसका कोई मैटर हो गया और फाइटिंग हो गई, जिसके बाद वो लोग तुम्हारे भाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो लोग जिद कर रहे हैं कि तुम जब तक आकर उन्हें मनाओगी नहीं तो अब तक वो लोग तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे नहीं। तो फिर चैन सूजी के साथ उसी कंपनी क्या होता है जिस लोगों ने उसके भाई को पकड़ के रखे। सूजी कहने लगती है कि सच में ये कंपनी वाले तुम्हें कितना देर इंतजार करवा रहे, ऐसे तो तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। चैन कहता है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना, क्योंकि मेरे भाई की गलती थी, उसने फाइट पहले शुरू किया। सूजी कहती है कि तुम्हारा भाई सच में तुम्हारे लिए बस प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है और तुम ऐसे ही उसकी पिछली वाली प्रॉब्लम को अभी खत्म करके थके थे कि दूसरी उसने दे दिया। चैन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ नहीं आना चाहिए था, देखो यहाँ पर अब तुम्हें कितना बोर हो रहा होगा। तो सूजी कहती है कि वैसे भी घर में रहकर भी क्या करती, और ये लो ये केक टेस्ट करो, ये बहुत ही अच्छा है। और फिर वो उसे भी खिलाती है। फिर इतने में यहाँ पर एम्प्लॉय आकर बताने लगता है कि मिस्टर ली अब आपसे मिलना चाहते हैं। फिर चैन सूजी को यहीं पर ही बैठने का बोलकर अपना चला जाता है। और फिर इतने में लीन यहाँ पर आई होती है, वही सेक्रेटरी जिसे कल चैन ने फायर कर दिया था। सूजी उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर लीन कहती है कि ऑफकोर्स इंटरव्यू देने आई हो, अब एक कंपनी से निकाला गया है तो दूसरी कंपनी तो ढूंढनी होगी ना। सूजी से समझाने लगती है कि देखो अब तुम्हारी नेक्स्ट जॉब के लिए मैं बस तुम्हें एक अच्छा सा रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि दूसरे किसी मैरिड मैन को ना सेड्यूस मत करना। तो फिर लेनो से कहती है कि सूजी क्या मैं तुम्हें सच में बिल्कुल याद नहीं हूँ, हम दोनों सेम क्लास में थे और मैं तो कॉलेज टाइम से ही चैन को बहुत ही पसंद करती थी, तो इस वजह से मैंने उसके लिए कितनी बार बास्केटबॉल क्लब में भी अप्लाई करी थी और इस वजह से मैं उसकी कंपनी में भी काम करने गई थी। तो सूजी कहती है कि तुमने बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करी। तो फिर लेन बताने लगती है कि लेकिन चैन ने मुझे बास्केटबॉल टीम में लिया ही नहीं। बाद में मैंने रीज़न पता करी तो मुझे पता लगा कि वो सोच रहा था कि मैं बस लड़कों के साथ हुकअप करने के लिए क्लब में ज्वाइन होना चाहती हूँ। सूजी ये रीज़न सुनते के साथ ही शॉक होती है और यहाँ पर लेनो से कह रही होती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि उसे तुम में क्या दिखा, पता नहीं तुमने उसका दिल कैसे जीत ली। और फिर लिन तो यहाँ से चली जाती है। तभी इतने में चैन अपना वापस आ जाता है और सूजी उससे पूछने लगती है कि क्या कॉलेज टाइम में बास्केटबॉल क्लब के लिए बहुत सारी लड़कियों ने अप्लाई करी थी, तुम्हें पता है उनमें से एक मैं भी थी और तुमने मुझे भी रिजेक्ट कर दी थे। चैन कहता है कि क्या तुमने कब बास्केटबॉल क्लब में अप्लाई करी, मुझे तो पता ही नहीं। तो सूजी कहती है कि यानी बात ऐसी थी और मुझे लगा था कि तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है और मैं तो कितनी बड़ी इडियट थी जो ऐसा सोच रही थी। फिर इतने में चैन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो पूछती है कि बात हुई कि नहीं। तो फिर चैन कहता है कि बात हो गई, लेकिन वो लोग जो डील बोल रहे हैं मैं उसके लिए नहीं मान सकता हूँ। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि आखिर तुम कैसे डील करने गए थे, अभी इसी वक्त तुम कंपनी में आओ। फिर चैन सूजी से कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं अपना कंपनी जाऊँगा। तो सूजी कहती है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ कंपनी चलूँगी, तुम्हारी वो बायस्ड मॉम मुझे पता है कि तुम्हें ज़रूर वहाँ पे बुली करने वाली है, तो इसलिए मैं वहाँ चल के तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तो चैन बहुत ही खुश होकर मान जाता है। फिर जब ये लोग वापस यहाँ कंपनी पहुँचते हैं तो सूजी बस बाहर खड़े होकर देख रही होती है कि चैन की मॉम उसे बातें सुना रही है और से चिल्लाकर कह रही है कि उनकी जो भी डील थी वो उसे मान जाना चाहिए था, नहीं तो फिर वो लोग उसके भाई के ऊपर केस कर देंगे। फिर यहाँ पर चैन की कजिन सूजी को इस बारे में बता रही होती है कि चैन का भाई जो बस प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है और उसकी वजह से चैन को 3 दिन से लगातार काम करना पड़ा है और वो बिल्कुल भी सोया नहीं है, ना दिन में ना रात में। ये सुनने के बाद सूजी शॉक होती है कि उसने मुझे इस बारे में बताया नहीं कि उसने बिल्कुल भी रेस्ट भी नहीं किया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना, तो आखिर मैं उन लोगों की डिमांड पर अपनी शर्त क्यों दूँ, आखिर जो की क्यों नहीं दूँ। तभी सूजी डोर को किक करते हुए अंदर आ जाती है और चैन से बताने लगती है कि मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है, तो तुम मेरे साथ अभी यहाँ से हॉस्पिटल चलो। वो उसे लेके जाने लगती है तो चैन की मॉम चिल्लाती है कि तुम सच में एक अनएजुकेटेड पर्सन हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं यहाँ पर अपने बेटे के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, जो तुम बीच में घुस आई, तुम्हें अंदर किसने आने दिया, अब भी यहाँ से बाहर निकलो। तो सूजी भी चिल्लाती है कि आपका जो छोटा बेटा है उसने जो प्रॉब्लम खड़ी की है ना, उसको वो खुद सॉल्व करने के लिए बोलो, मेरे हस्बैंड को इन सब में मत इन्वॉल्व करो, उसके पास अभी एक वाइफ है जिसे उसे सपोर्ट करना है। तो फिर चैन की मॉम चिल्लाने लगती है कि आखिर हमारी फैमिली में तुम जैसी डॉटर इन लॉ कैसे रह सकती है। वो चैन से कह देती है कि तुम इसी वक्त इसे डिवोर्स दो। सूजी कहती है कि अब तो मुझे शक हो रहा है कि आपने ज़रूर चैन को हॉस्पिटल से चुरा के लेकर आई होंगी, नहीं तो आखिर आप जैसी वुमेन का इतना एक्सीलेंट बेटा कैसे हो सकता है।
और अपने उस पागल बेटे से बोल दो कि उसने जो प्रॉब्लम खड़ी किया है वो खुद सॉल्व करे, मेरा हस्बैंड कुछ नहीं करेगा। और वो उसे लेकर यहाँ से बाहर आ जाती है। चैन कहता है कि मैं अभी सिगरेट स्मोक करने जा रहा हूँ, तो फिर अभी मैं ड्राइविंग नहीं कर पाऊंगा। तो सूजी तुरंत ही उसे स्मोक करने से रोकती है और चिल्लाने लगती है कि तुम 3 दिन से सोए नहीं हो, क्या तुमने अपने आप को मशीन समझा हुआ है? तुमने मुझे इस बारे में बिल्कुल बताया भी नहीं। इस बात से फिर वो बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। तो चैन कहने लगता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें टेंशन में डाल दिया। तो सूजी कहती है कि सॉरी तुम्हें अपने आप को बोलना चाहिए, और वैसे तुम्हें आप फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन देखो मेरे पेरेंट्स तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो तो चाहते हैं कि तुम काश उनके सगे बेटे होते। और तुम तो पहले स्कूल में बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे, कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाता था, तो आज कैसे तुम लोगों की बातें सुन के ले रहे हो? तो फिर वो तुरंत ही उसे हक करके समझाने लगता है कि फिक्र मत करो, अब मैं किसी की भी बातों में कंट्रोल नहीं होने वाला हूँ। सूजी कहती है कि अब चलो यहाँ से। तो वो कहता है कि कहाँ पे? सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स घर चलो, सोने के लिए। फिर उसके बाद चैन घर आकर सो रहा होता है और सूजी उसे देखते हुए उसकी कजिन के बारे में याद कर रही होती है कि उसने इसे बताई है कि असल में जब चैन छोटा था तो उसकी फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उसकी मॉम ने उसे संभालने के लिए अपनी एक रिलेटिव को दे दी थी जो कि मेंटली बीमार थी, और वो चैन को बचपन में बहुत ही अब्यूज़ करा करती थी। इवन उसे कोई खाना भी नहीं देती थी। कितनी बार नेबर्स ने चैन को खाना देकर उसे टाइम पर बचाया है। फिर चैन जब स्कूल में अच्छा पढ़ाई करने लग गया और वो काफ़ी क्लास आगे पहुंच गया, तो फिर उसकी मॉम ने वापस उसे घर ले आई। सूजी की कजिन बताती है कि जब मैं चैन से पहली बार फिर मिली तो वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह था, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं थे। और आंटी ने मुझे कहा कि वो भी मेंटली बीमार है, इसलिए वो लोग कभी उसके क्लोज नहीं होते थे। चैन तो स्टडी में इतना अच्छा था कि वो कोई भी डिग्री लेकर कुछ भी बन सकता था, पर फिर उसकी मॉम ने उसे फोर्स करी कि उसे कंपनी में ही काम करना पड़ेगा। चैन की वजह से फिर कंपनी जब एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच गई तो उन्होंने फिर जल्दी से जो को भी कंपनी में डाल दी, और जो अब जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो सब चैन को ही सॉल्व करने पड़ते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो। और इस वजह से चैन को बिल्कुल भी ठीक से रेस्ट नहीं मिल पाती है। फिर सूजी तो यहाँ चैन को देखकर बहुत सारी उससे बातें की जा रही होती है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत सारे इमोशंस मैंने देखी हो, तुम कैसे स्माइल करते रहते हो एकदम चालाक फॉक्स की तरह, और ऊपर से तुम जेलस भी तो होते हो। तभी इतने में सूजी की आवाज़ आती है, तो फिर वो तुरंत ही नीचे जाती है और यहाँ पर चैन के मॉम डैड आए होते हैं और वो कहने लगते हैं कि चैन को यहाँ पर बुलाओ, हमें उससे बात करनी है। तो फिर सूजी कहने लगती है कि आपके बेटे जो की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए वो इतना काम में लगा हुआ था कि 3 दिन से वो सोया नहीं है, इसलिए वो सो रहा है, तो अभी आप लोगों से डिस्टर्ब मत करो, और मैं उसकी वाइफ हूँ, तो आप लोग को जो काम है मुझे बताओ। तो मॉम तो कह देती है कि तुम एक आउटसाइडर हो, तो आखिर हम तुमसे क्या ही बात करेंगे, रुको मैं अभी चैन को उठा के लेकर आती हूँ। तो सूजी सुनते के साथ ही फिर गुस्से में जार उठाती है और उन्हें रोकने लग जाती है और कह देती है कि मेरा भी दिमाग खराब है, तो अगर मैंने कुछ कर भी दी ना तो पुलिस मुझे अरेस्ट भी नहीं करने वाली है, तो इसलिए मुझे प्रोवोक मत करो। तो फिर वो लोग डर के बैठ जाते हैं और फिर यहाँ पर चैन कहते हैं सूजी कहने लग जाते हैं कि उन्हें अपने बेटे जो को बचाने के लिए चैन के शेयर चाहिए। तो सूजी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि आखिर आप कैसे डरे, आपको दिख नहीं रहा है कि आपका एक बेटा कितना ही ज़्यादा मेहनती है, उसने कंपनी को इतना आगे बढ़ाया, और आपका दूसरा बेटा बस नुकसान पे नुकसान किया जा रहा है, और आप होके अपने ट्रेजर जैसे बेटे को बिल्कुल भी चेरिश नहीं कर रहे और आपको ट्रस्ट चाहिए। तो चैन की मॉम फिर चिल्लाती है कि तुम कैसे आउटसाइडर हो, अगर चैन किसी की हेल्प करेगा तो वो अपने भाई की करेगा ना, तो तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली। ऐसा बोलकर वो उसे यहाँ थप्पड़ लगाने वाली होती है, पर तभी जल्दी से यहाँ पर चैन आ जाता है और वो अपनी मॉम को आवाज़ देकर रोक देता है और कह देता है कि क्या आप मेरे घर पे मेरी वाइफ को मारना चाहती थी। फिर इतने में उसके डैड कहने लग जाते हैं कि मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कि क्या तुम सच में अपने भाई की हेल्प नहीं करोगे। तो चैन कहता है कि जो ने जो किया है उसे उसका लेसन ज़रूर मिलना चाहिए। तो फिर चैन के डैड गुस्सा होते हैं और कह देते हैं कि ठीक है, फिर अब तुम हमसे अलग होना चाहते हो ना, तो पूरी तरीके से अलग हो, कंपनी ऐसे भी मेरी है, तो फिर वो मैं ले लूँगा और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। सूजी को तो इस बात पर फिर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी चैन अपने डैड से कह देता है कि ठीक है, मैं इस बात के लिए एग्री हूँ। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि फिर से सोच लो, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा तो फिर तुम्हें अपनी वाइफ को फिर सड़क पे ले जाके भीख मांगना पड़ेगा। तो चैन यहाँ सूजी से पूछता है कि तुम मेरे साथ भीख मांगने के लिए रेडी हो। फिर वो कहती है कि तुम इस फेस को लेकर भीख मांगोगे, इससे तुम्हें भीख नहीं मिलेगी, तुम तो इतने हैंडसम हो के ऐसे ही जाकर कोई क्लब में भी काम करोगे ना तो काफ़ी पैसे मिल जाएंगे। तो चैन फिर कहता है कि क्या तुम मुझे खरीदोगी। तो सूजी फिर हंसने लग जाती है और फिर वो तुरंत यहाँ से अंदर जाती है। तो चैन की मम कहने लगती है कि देखा तुमने, ये कितनी पागल लड़की है, तुमने ऐसी लड़की से शादी करो, यहाँ पर हमने तो हमारे लिए इतनी सारी लड़की चूज़ करे थे, उनमें से तुम्हें कोई पसंद नहीं आई। डैड भी कहने लग जाते हैं कि सच में हमने तुम जैसे लड़के को कैसे पैदा करे, इसमें ही हमारी गलती है। तो चैन कहता है कि आप लोगों ने मुझे पैदा किए और मुझे पाले,
और बदले में मैंने कंपनी को इतना ग्रो किया, तो उसका हिसाब मैंने ऑलरेडी अब पे कर चुका हूँ। तो अब से हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, हम लोग कोई फैमिली नहीं। इतने में सूजी यहाँ बैग लेकर आती है और कहती है कि अब चलो। तो चैन कहता है कि कहाँ पर। सूजी कहती है कि तुम्हें घर से निकाल दिया गया ना, तो तुम अब मेरे घर पे रहने चलो। चैन हंसकर कहता है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा घर है। फिर वो अपने मॉम डैड से कह देता है कि आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया तो मैं अब भी साइन कर दूँ, और नहीं लेकर आए तो फिर जब रेडी हो जाएगा तब आना, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो फिर उसके डैड कह देते हैं कि यानी तुम सच में मेरे साथ फादर और बेटे वाला रिश्ता ख़त्म कर रहे हो ना, तो फिर याद रखना तुम ही पछताओगे। और वो यहाँ से उसकी मॉम को लेकर चले जाते हैं। फिर सूजी तो चैन से कहने लग जाती है कि हम लोग यहाँ से खुद ही चले जाते हैं ना, नहीं तो फिर जब निकाला जाएगा हमें यहाँ से तो बहुत ही एम्बैरसिंग फील होगा। तो चैन कहता है कि मैंने बताया ना कि विला से हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो तुम्हारे नाम पर है। उल्टा तुम हम सभी को यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। दूसरी तरफ हम चैन के डैड को देखते हैं, जो कि अपने लॉयर से बात कर लेते हैं कि अब चैन को कुछ भी नहीं चाहिए ना, तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही बनना चाहिए कि उसे कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी ओर हम सूजी को देखते हैं, जो कि जब यहाँ वॉशरूम गई होती है तभी उसे वॉशरूम में नीचे एक चाकू रखा दिखाई देता है, और उसे देखकर उसे कुछ याद आता है कि एक बार उसने अपने आप को मारने की कोशिश करी थी, पर तभी जल्दी से चैन ने आकर उसे बचा लिया था और चाकू की वजह से उसे चोट लग गई थी। ये देखकर ही वो डर जाती है। फिर इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है, तो वो जल्दी से चाकू छुपा लेती है। चैन पूछता है कि आखिर क्या हुआ था, तो सूजी कहती है कि कुछ नहीं, मैं बस एक कीड़ा देख रही थी, वही देख के डर गई थी। और वो देखती है कि चैन के हाथ पे तो कोई स्क्रैच है ही नहीं, तो सोचती है कि लगता है ये कोई बुरा सपना था। और वो चैन से पूछती है कि तुम बताओ तुम्हारा काम कंप्लीट हुआ, जाओ अपना काम पे फोकस करो। फिर सूजी चैन के साथ उसके स्टडी रूम में होती है और उससे पूछ रही होती है कि अब तुम अपनी फैमिली की कंपनी और सारे एसेट्स छोड़ रहे हो, तो वो सब की कीमत कितनी होगी। तो चैन बताता है कि 1 बिलियन के ऊपर। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है कि इतने सारे पैसे को तुम छोड़ दे रहे हो। वो कहती है कि चलो जाने दो, आखिर मैंने भी तो अपने कॉलेज के बाद कम से कम 5 साल तो काम करी होंगी ना, तो मेरे अकाउंट में भी कुछ ना कुछ पैसे होने चाहिए। तो क्या तुम्हें पता है कितने। तो फिर चैन उसके कान में अमाउंट बताता है। ये सुनते के साथ ही वो शॉक हो जाती है कि इतने सारे पैसे, क्या मैंने कोई लॉटरी जीती हूँ। तो चैन बताता है कि उसमें मेरी सारी मंथ की सैलरी भी तो है, जो मैं तुम्हें हर महीने दे दिया करता था। तो सूजी खुश होने लग जाती है कि तुम तो एक बहुत ही बड़े जीनियस थे और तुम अपनी सैलरी मुझे दे दिया करते थे, क्या बात है। तो फिर वो कहता है कि आफ्टर ऑल मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार जो करता हूँ। फिर सूजी उससे पूछने लगती है कि वैसे इतने बड़े विला को मैनेज करने के लिए तो कितने सारे पैसे लगते होंगे, और अब तो तुम सब कुछ अपना छोड़ रहे हो, तो फिर ये सब कैसे संभलेगा। जाने दो, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा सारा बर्डन शेयर करूंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी। और वो मन में सोचती है कि यार वो हमेशा से अच्छी लाइफ चाहिए, और अब अचानक से इसके पास कुछ नहीं है, तो ये पता नहीं हैंडल कर पाएगा कि नहीं। तभी चैन तो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है कि अब तुम हम दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर रही हो कि हम लोग हस्बैंड वाइफ है। और फिर चैन तो यहाँ सूजी को किस करने लग जाता है, और दोनों किस करते हुए यहाँ रूम में आ जाते हैं। तभी सूजी उसे रोकती है और कहती है कि पहले ये बताओ कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो फिर वो कहता है कि तुम कितनी सिली हो, और उसे किस करे जा रहा होता है। तो सूजी उसे फिर से रोकती है और कहती है कि इतना सिंपल क्वेश्चन था और तुम उसे ट्रिक करना चाहते हो। तो चैन तो फिर यहाँ शादी वाली कसम खाने लगता है कि उसने पूरी ज़िंदगी भर उसे प्यार करने का, उसे प्रोटेक्ट करने का, उसका ख्याल रखने का, उसका साथ देने का, हर चीज़ का उससे प्रॉमिस किया है, और वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ने वाला है। तो फिर सूजी बहुत ही खुश होती है और फिर वो चैन को किस करने लगती है और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन कॉल पे बात कर रहा होता है, तो उसकी बात सुनकर सूजी की नींद खुल जाती है, और फिर उसे जाकर वो देखकर चैन यहाँ उसके पास आ जाता है, और तभी वो तो बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। तो चैन पूछता है कि क्या हुआ है। तो सूजी कहती है कि कुछ पूछो मत, ये बताओ अभी तुम 9 बजे कहाँ पर जाने की बात कर रहे थे। तो वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, ताकि फिर मेरे पास कुछ ना हो। इस सुनने के साथ ही सूजी को गुस्सा आती है कि वो लोग को इतनी ज़्यादा जल्दी है तुम्हें अपनी फैमिली से निकालने के लिए। तो चैन कहता है कि हाँ। फिर सूजी कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वैसे भी अभी मेरा दिमाग खराब है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वो लोग अगर तुम्हें बुली करेंगे तो मैं पागल हो जाऊंगी। चैन कहता है कि अपने बारे में ऐसा दोबारा मत बोलना। तो सूजी कहती है ठीक है। फिर चैन कहने लगता है कि बस एक बार वो पेपर साइन हो जाए तो फिर हम दोनों वर्ल्ड ट्रिप पर घूमने चलेंगे, और अगर तुम्हें ये विला पसंद है तो हम इसे रख लेंगे और क्लीनर का इंतजाम कर देंगे जो कि इस विला को क्लीन करके रखेंगे, और हम दोनों तो बहुत सारी अलग अलग जगह घूमने चलेंगे। तो सूजी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर वो कहती है कि लेकिन क्या हम वापस नहीं आएंगे, तो फिर क्या हम लोग अब्रॉड में सेटल हो रहे हैं, तो यहाँ का क्या होगा।
चैन कहता है कि मैं ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ, हम लोग वापस नहीं आएंगे, जब तुम्हारा मन चाहेगा तब हम लोग आ जाया करेंगे। और अभी तुम ये सब मत सोचो, अभी तो हम लोग चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। फिर चैन और सूजी जैसी कंपनी पहुंचते हैं तो चैन की कजिन उससे पूछने लगती है कि तुम सच में सब कुछ छोड़ना चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी मैंने सोच लिया हूँ कि मैं सूजी के साथ अब्रॉड जाऊँगा। तो फिर वो कहती कि ठीक है, अब तुम ही यहाँ नहीं रहोगे तो मैं भी यहाँ पर कोई रुकने वाली नहीं हूँ, मैं दूसरी कंपनी में काम करने जाऊँगी। बहुत सारी कंपनीज है जो मुझे अपने इधर काम देना चाहते हैं। मुझे बस डर था कि आंटी तुम्हें कहीं बुरी ना करे, इस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखने गई थी, लेकिन शायद मैं तुम्हारी केयर कर ही नहीं पाई। तो फिर चैन तो अपनी कजिन सिस्टर को थैंक यू बोलने लगता है कि उसने वैसे भी उसकी काफ़ी हेल्प करी है। फिर चैन सूजी से कहता है कि ठीक है, अब तुम इंतज़ार करो, मैं जल्दी से साइन करके आता हूँ। तो सूजी कहती है कि हाँ, मैं अभी अपनी मॉम से कॉल पे बात कर लेती हूँ। फिर सूजी अपनी मॉम से कॉल पे बात कर रही होती है और उन्हें सब बता रही होती है कि वो चैन के साथ वर्ल्ड ट्रिप पर जाने वाली है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि चैन तुम्हारे साथ है तो हमें कोई फिक्र करने वाली बात ही नहीं है। सूजी कहती है कि वैसे मेरी मेमोरीज अभी वापस नहीं आई है, लेकिन आप सभी को तो कोई पड़ी ही नहीं। फिर अपनी मॉम से बात करने के बाद जैसे ही वो कॉल कट करती है तो देखती है कि दो एम्प्लॉयज़ यहाँ आपस में बात करते हुए आ रहे होते हैं, और वो लोग कह रहे होते हैं कि चैन सारी कंपनी में का सबसे बेस्ट बॉस है। वो लोग कह रहे होते हैं कि इस कंपनी में ओवर टाइम तो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन उसकी पेमेंट भी हमें 3 टाइम ज़्यादा मिलती है बाकी कंपनी से। और मिस्टर चैन भी इतने अच्छे हैं कि वो कभी हम पर गुस्सा भी नहीं होते और कितने अच्छे से रहते हैं, और वो कितने हैंडसम भी है। लेकिन उनकी चॉइस कितनी ख़राब है कि उन्हें एक पागल लड़की पसंद है और उससे उन्होंने शादी भी कर ली। एक बार सुनाई पड़ा था ना कि उस पागल लड़की ने चाकू से किसी को मारने की भी कोशिश करी थी। दूसरी वाली कहती है कि मैंने तो सुनी थी कि उसने किसी बंदे के ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश करी उसे मारने के लिए, पता नहीं ये सब सच भी होगा कि नहीं। तभी इतने में सूजी ये सब सुनते हुए उन लोगों से कहने लगती है कि हाँ, किसी को मारना इलीगल थोड़ी ना होता है पागल लोगों के लिए, तो इसीलिए वो लोग मार देते हैं। तो फिर ये लोग जल्दी से यहाँ से डर के भाग लेती है, और फिर इतने में चैन अपने डैड के साथ बाहर आया होता है और उसके डैड तो कह देते हैं कि अगर तुम यहाँ से गए ना तो वापस यहाँ पर आने की सोच लग मत। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर जैसे ही सूजी और चैन बाहर आते हैं तो सूजी देखती है कि अब इनके पास कार भी नहीं है, तो वो कहने लगती है कि यानी अब मैं कोई रिच मैन की वाइफ नहीं रही। तो चैन कहता है कि फिक्र मत करो, अभी भी तुम रिच मैन की वाइफ हो। फिर यहाँ पर चैन की कार रुकती है और उसमें से ड्राइवर बाहर आकर अंदर को बैठने के लिए बोल रहा होता है। चैन कहता है कि चलो हम लोग को अभी कुछ खरीदने चलना है। सूजी तो काफ़ी शौक होती है। फिर यहाँ पर सूजी के डैड और मॉम एक बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं और उसे वो लोग चैन के कोई वीडियोस भी दे देते हैं पैसे के लिए। दूसरी तरफ सूजिया इंतजार करके थक जाती है और चैन से पूछती है कि आखिर हम लोग यहाँ पर किसका वेट करें। तभी यहाँ पर वही बंदा पहुँचता है और चैन से बताने लगता है कि पता है मैं कितना ज़्यादा सफोकेट हो रहा था। सूजी इस बंदे को देखकर कहने लगती है कि तुम मुझे जाने पहचाने लग रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचान कर नहीं पा रही हूँ, वैसे भी मेरी आदत चली गई तो पता ही नहीं तुम कौन हो। चैन इस बंदे से कहता है कि लाओ कॉन्ट्रैक्ट दो। तो फिर यहाँ पर सूजी उससे पूछती है कि ये क्या है। चैन बताता है कि मेरे डैड की कंपनी के 30% शेयर्स। तो सूजी कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास पहले से ही बैकअप प्लान था, मुझे तो लगा था कि तुमने सच में कुछ भी ना लेकर छोड़ने का सोच लिया है। चैन तो बताने लगता है कि ये सब तुम्हारा है और ये सारे पैसों का कंट्रोल अब तुम रखोगी। सूजी कहती है क्या तुम्हें डर नहीं है मैं ये सब लेकर भाग गई तो। चैन कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर ये बंदा बताने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ रिपोर्ट भी करना था। तो फिर चैन सूजी से कहता है कि मैंने ऊपर एक रूम लिया हूँ, तो चलो मैं तुम्हें पहले रेस्ट के लिए लेकर चलता हूँ। सूजी कहती है कि अरे मैं खुद चली जाऊँगी, मुझे खुद का ख्याल रखना आता है, और फिर वो चली जाती है। तो फिर ये बंदा सूजी को देखते हुए कहने लगता है कि 6 साल बाद अब वो काफ़ी बदल गई और बहुत ही अच्छे मूड में भी लग रही है। तो चैन कहता है कि हाँ। फिर चैन का ये फ्रेंड उसे वो वीडियो रिकॉर्डिंग दे देता है जो उसे उसके मॉम डैड से मिल गई थी, और वो बता देता है कि ये इंटरनेट की वो लास्ट वाली वीडियो, जिसके बाद अब इसका कोई नामो निशान नहीं है। चैन खुश होता है कि इसके लिए ही मैंने इतने सालों से अपनी फैमिली में रहकर बेइज्जती सा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उनका सगा बेटा हूँ कि नहीं, लेकिन उन लोगों ने जो मुझे सूजी के नाम पर धमकी देकर रखे थे वो बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन अब चलो, इंटरनेट पे तो सब कुछ क्लीन हो चुका है, तो अब बारी है उस हान की। दूसरी ओर सूजी जब यहाँ एलिवेटर से बाहर निकलती है तो उसे यहाँ पर हान मिल जाता है और वो उसे देखकर खुश होती है और कहने लगती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तो मुझे यहाँ पर मिल गए। तो फिर वो पूछता है कि तुम ठीक हो। तो सूजी कहती है कि हाँ, बस छोटा सा कार एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बस मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है और मैं 10 साल की पूरी चीज़ें भूल चुकी हूँ, और मेरी मेमोरी उस टाइम तक पहुँच गई जब मैं 18 ईयर की थी। तो हान कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारी मेमोरी लॉस हुई है और तुम्हें कुछ भी याद ही नहीं है। तभी सूजी सोच रही होती है कि आखिर सीनियर हान मुझे इतना ज़्यादा अगली क्यों लग रहा है, क्या मैन 30 ईयर्स के होने के बाद इतने बेकार दिखते हैं, लेकिन चैन तो मुझे बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लगता है, तो वो भी तो 30 ईयर्स का है।
हान पूछने लगता है कि फिर तो तुम अगर 18 ईयर वाले टाइम पर की मेमोरी है तो तुम्हें याद होगा ना कि तुमने कैसे मुझे परस्यू करने के लिए मेरे क्लब को ज्वाइन करी थी। तो सूजी हंसने लग जाती है और कहती है कि उस टाइम पर मैं यंग थी ना, और वैसे भी अब तो मेरी शादी भी हो गई है। ऐसा बोलकर उसे अपनी रिंग दिखा रही होती है। तभी हान पूछने लगता है कि तुम्हें रेन्यू याद है। तो सूजी कहती है कि नहीं नहीं याद। तो फिर वो कहता है कि चलो हम लोग एक दूसरे को वीचेट पे ऐड कर लेते हैं। तो सूजी तुरंत ही बहाना करती है कि मैंने फ़ोन नहीं लाई। फिर वो उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि ठीक है, फिर घर जाने के बाद मेरा नंबर सेव कर लेना। ऐसा बोलकर फिर वो उसे बाय करके चले जाता है। और फिर इतने में सूजी को तो चैन का कॉल आ जाता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो फिर सूजी बहाना करती है कि अरे मैं रास्ते खो गई थी। कहता है कि ठीक है, फिर यहाँ मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फिर सूजी यहाँ उस हान का कार्ड यहीं पर ही फेंक देती है और कहती है कि सीनियर मैं कुछ नहीं कर सकती, आखिर मेरे पास एक जेलस हस्बैंड है। फिर सूजी जब चैन के साथ कार से जा रही होती है तो उसे देखते हुए मन में सोच रही होती है कि मैंने इसे जेलस ना होने देने के लिए खुद इनिशिएटिव ली और अपने कॉलेज क्रश को नंबर तक नहीं दी। अब मेरे इस हस्बैंड को खुश होना चाहिए कि इसे मेरे जैसी सेंसिबल वाइफ कहीं मिल ही नहीं सकती है। चैन उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। तो सूजी उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता है मैं दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ हूँ तुम्हारी, और मैंने अभी जो काम कर रही हूँ ना वो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। चैन पूछता है कि तुमने क्या करी हो। तो सूजी कहती है कि उतना मत पूछो। तो फिर चैन तो जल्दी से उसे किस कर लेता है। सूजी कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, ड्राइवर भी बैठा हुआ है। तो चैन कहता है कि आखिर मेरी अपनी कार है और मैं अपनी बेस्ट वाइफ को किस कर रहा हूँ, तो क्या ये अलाउड नहीं है। सूजी कहती है कि चलो अब घर चलते हैं, मुझे डिनर करना है। फिर इसके बाद ये लोग यहाँ सूजी के मॉम डैड के घर आ जाते हैं और सूजी मस्त मजे में बैठकर अपने यहाँ फोटो एल्बम देख रही होती है। तभी वो पूछने लगती है कि मॉम आखिर इसमें मेरी ग्रेजुएशन वाली फोटो क्यों नहीं है, बस ये तो फर्स्ट ईयर वाली फोटो है। तभी जल्दी से चैन बीच में आता है और कहने लगता है कि कुकिंग ऑयल खत्म हो चुका है तो वो लाना पड़ेगा। तो सूजी कहती है कि रुको मैं लेकर आती हूँ। फिर चैन मान जाता है और बता देता है कि सुपरमार्केट यहाँ पास में ही है। तो फिर सूजी फिर लाने के लिए चली जाती है और यहाँ पर उसकी मॉम चैन से कहने लगती है क्या हमें सूजी से सच में सारी चीज़ें छिपानी होगी। तो फिर चैन कहता है कि अभी उसके लिए यही सही रहेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वापस से वो डिप्रेशन में जाए। दूसरी ओर सूजी जब यहाँ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के बाद सुपरमार्केट से बाहर आती है तो वो दो लड़कियों को आपस में बातें करते हुए सुनती है। वो लोग कह रही होती है कि अभी एक लड़की ने भी अपनी जान लेने की कोशिश करी, सेम उसी इंसिडेंट की तरह जैसे कि कुछ साल पहले हुआ था। दो लड़कियों ने बिल्डिंग से कूदकर जान लेने की कोशिश की थी और उनमें से एक का नाम रेन्यू था और एक का सूजी। लेकिन रेन्यू की तो जान चली गई थी और सूजी की जान सभी ने बचा लिए थे। ये सुनने के बाद सूजी शॉक होती है। फिर वो घर आने के बाद इस बारे में इन लोगों से पूछती है कि उसने सुनी कि रेन्यू और उन दोनों ने साथ में अपनी जान लेने की कोशिश की थी और बिल्डिंग से कूद गए थे। तो फिर ये सुनते के साथ ही उसके मॉम डैड फिर कुछ नहीं बोल पाते और चैन कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर वो उसे पुरानी न्यूज़ वगैरह दिखाता है और उसे बताता है कि जब उसने कॉलेज में क्लब ज्वाइन करी थी तब उसकी रेन्यू के साथ फ्रेंडशिप हुई थी, पर वो रेन्यू जिस बंदे को डेट कर रही थी उसने उसे चीट कर दिया था। तो उसने फिर हार्ट ब्रोकन होकर अपनी जान लेने की कोशिश करी थी और वो बताता है कि तुम उसकी जान बचाने के लिए गई थी तो तुमने कुछ नहीं करती हो, लेकिन इंटरनेट पर फिर तुम्हारे बारे में कुछ भी झूठी रूमर फैल गई और लोगों ने बस तुम्हें बुरा बुरा कहा है। तो इस वजह से तुम्हारे मॉम डैड और मैं तुमसे इस इंसिडेंट के बारे में छुपा रहे थे ताकि तुम परेशान ना हो। सूजी कहती कि मेरी फिक्र मत करो, मैं कोई अभी बीमार नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा शॉक हो गई थी लेकिन अब ठीक हूँ। चैन कहता है कि ठीक है फिर अब घर चलते हैं, मॉम डैड हमारा इंतजार कर रहे होंगे डिनर के लिए। फिर घर आने के बाद चैन देख रहा होता है कि सूजी तो अपने भाई के साथ इतना मस्ती करने में लगी होती है और सूजी के डैड और चैन इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि सूजी की मेमोरी अब चली गई है तो वो अब कितनी ज़्यादा बदल गई है और अब कितनी हैप्पी रहती है। फिर डिनर के बाद दोनों अपने घर पे आ जाते हैं और सूजी इस बारे में चैन से पूछती है कि हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं तो आखिर हमारा कोई बेबी क्यों नहीं है। वो उसे पूछने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिजिकली फिट नहीं हो। तो चैन कहता है कि लगता है मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। वो सीधा उसे उठा के बेडरूम में लेके जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यहाँ पर चैन की कजिन को जो कि न्यू कंपनी में काम करने गई होती है। एंड तभी जब वो यहाँ प्रेसिडेंट के ऑफिस में पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि ये कंपनी तो असल में चैन और सूजी की है और सूजी मेनली इस कंपनी की चेयरमैन है क्योंकि चैन ने पूरी कंपनी उसके नाम पे कर दी है। यहाँ पर कजिन तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर चैन अपने असिस्टेंट को समझा देता है कि वो उसकी कजिन को काम वगैरह समझा दे। फिर सूजी तो चैन से कहने लग जाती है कि तुमने कहा था कि हम तो वर्ल्ड ट्रिप पर घूमने जाएंगे पर तुम तो यहाँ मुझे फूल बनाकर दूसरी कंपनी खरीद के बैठे थे।
तो अब यहाँ पर काम करना बहुत ही बोरिंग है, तो तुम ही काम करो, मैं जा रही हूँ अपने घूमने के लिए। और फिर वो जब शॉपिंग के लिए बाहर गई होती है तो उसे यहाँ पर चैन की मॉम मिल जाती है और वो इसे बातें सुनाने लगती है कि यहाँ हमारी फैमिली की कंपनी बैंकक्रप्ट होने पर है और तुम लोग के पास इतना अच्छा मूड है कि तुम शॉपिंग कर रही हो। सूजी खुश होने लग जाती है कि अच्छा तो तुम लोग बैंकक्रप्ट हो दो। तो फिर उसकी मॉम चिल्लाती है कि तुम्हें यहाँ मजे आ रहे हैं, बताओ कि चैन कहाँ पर है, मुझे उसे कंपनी में बुलाना है काम करने के लिए। सूजी कह देती है कि मैं चैन को नहीं कॉल करने वाली। और सच में आप लोग कितने ज़्यादा शेमलेस हो, पहले आप लोगों ने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया और जब कंपनी की हालत ख़राब हो गई तो वापस आप लोग उसे बुलाना चाहते हैं, कितने शेमलेस हो आप लोग। तो फिर उसकी मम कहती है कि आखिर वो मेरा बेटा है। और फिर यहाँ पर वो तो सूजी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है पर जल्दी से हान यहाँ पर आकर उन्हें रोक लेता है और फिर सूजी ने बहुत सारी बातें सुनाकर फिर हान के साथ दूर आ जाती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है हेल्प के लिए। हान उसे पूछने लगता है कि तुमने लास्ट टाइम मेरा नंबर नहीं ऐड करी। तो फिर वो बहाने करने लग जाती है। तो ये कहता है कि एक काम करो फिर अभी ऐड कर लो, अब इस बार तो तुमने फ़ोन लेकर आई होंगी ना। तो सूजी कहती है कि इस बार तो मैंने सच्ची में नहीं लेकर आई हूँ। तो फिर हान कहता है कि अच्छा तो पिछली बार तुम लेकर आई थी और मुझे झूठ कह रही थी। हान कहता है कि छोड़ो, अच्छा मेरे साथ चलो, तुम्हारी वैसे भी याददाश्त चली गई है तो कॉलेज टाइम की कुछ चीज़ें मैं तुमसे शेयर करूँगा जो कि शायद तुम भूल चुकी होंगी। मैं तो तुम्हें कितना याद कर रहा था। फिर सूजी तो शौक होती है कि ये क्या बोल रहा है। फिर वो उसके साथ जाती है और सोच रही होती है कि क्या मैंने सच में इसे डेट करी हूँ। पर तभी चैन आ जाता है सूजी को लेके जाने के लिए। तो हान सूजी से कहता है कि तुम यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम्हें पुरानी चीज़ें याद नहीं करनी है, आखिर मैं तुम्हारी मेमोरीज का एक खास हिस्सा हूँ। तो ये सुनते के साथ ही फिर चैन इसे एक पंच मारता है और चिल्लाने लगता है कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास अच्छे एविडेंस नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इनोसेंट हो, तो इसलिए मेरी वाइफ से दूर रहो। हान सूजी से कहने लगता है कि तुम मुझ पर बिलीव करोगी या फिर इस पर। तो सूजी तो हान से कह देती है कि आखिर ये मेरा हस्बैंड है और मैं उसकी सुनने वाली हूँ, तो इसलिए अभी तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। और वो तो फिर यहाँ से चैन के साथ चली जाती है और फिर वो घर आने के बाद चैन की चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है और कहती है कि तुम बच्चे थोड़ी ना हो, ऐसे फाइट क्यों कर रहे थे। और मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मुझे उससे मिलने नहीं जाना चाहिए था। चैन कहता है कि क्या आज पहली बार नहीं है जब तुम लोग मिल रहे हो। तो फिर सूजी बता देती है कि असल में उस दिन होटल में सबसे पहली बार मैं उससे मिली थी, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने उसे बिल्कुल भी अपना नंबर नहीं दी और उसने तो मुझे अपना कार्ड भी दिया था, पर मैंने तुम्हारे लिए नहीं ली और उसे फेंक दी। तो फिर चैन कहता है कि क्या उसने तुम्हें कुछ बताया। सूजी कहती है कि कुछ खास नहीं, बस उसने मुझसे पूछा था कि मुझे रेन्यू याद है कि नहीं, तो उस टाइम पे तो मुझे याद ही नहीं थी, तो मैंने उसे मना कर दी और फिर वो चला गया। तो फिर यहाँ पर चैन सूजी से कहने लगता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा उस हान से नहीं मिलोगी। तो सूजी कहती है कि ठीक है, नहीं मिलूंगी, वैसे भी ऐसे पर्सन से तो दूर ही रहना अच्छा है जो कि मेरी मैरिज खराब करना चाहता था। सूजी पूछती है कि वैसे ये बताओ कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि तुम्हारे डैड की कंपनी में प्रॉब्लम आ गई है और वो कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है और कहीं इसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। तो चैन कहता है कि हाँ मैंने ही किया, मुझे अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए उनसे बदला लेना था। तो सूजी फिर शॉक होती है कि यानी वो तुम्हारे सगे पेरेंट्स है ही नहीं। तो फिर चैन उसे बताता है कि असल में वो दोनों तो उसके अंकल आंटी है और जब उसके डैड बीमार थे तो उन्होंने उसके अंकल आंटी को अपने बेटे को दिए थे संभालने के लिए, पर उन लोगों ने प्रॉपर्टी लेने के लिए उसे किसी अपने मेंटल रिलेटिव को दे दिए थे संभालने के लिए। सूजी कहती है कि ये सब तुम्हें कैसे पता चला। फिर चैन इस बारे में सोच रहा होता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि असल में जब इन दोनों की वेडिंग वाला दिन था तो उस दिन सूजी ने चैन के अंकल की बातें सुन ली थी और उसे पता लग गया था कि वो उसका डैड नहीं बल्कि अंकल है जो कि उसे मारना चाहता है क्योंकि उसे प्रॉपर्टी चाहिए। पर तभी इतने में सूजी जब ये सुन लेती है तो अंकल ये देख लेता है और वो सूजी को मारने के लिए अपने बंदे को भेज देता है। फिर ये सब याद करते ही चैन यहाँ पर सूजी को नहीं बताता है और कहता है कि बस कोई अच्छे पर्सन ने मुझे बताया। सूजी पूछती है कि क्या आप तो मुझसे गुस्सा नहीं हो। तो फिर वो कहता है कि मैं कभी तुमसे गुस्सा हो ही नहीं सकता। तो चलो वैसे भी काम खत्म हो गया, हम लोग घर चलते हैं क्योंकि बाकी का काम मेरी कजिन और मेरा फ्रेंड संभाल लेंगे, तो आप मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं। तो अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कहाँ चलना है। तो सूजी कहती है कि पहले मूवी देखने चलते हैं, उसके बाद शॉपिंग करने चलेंगे। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि इंटरनेट पे देख रहा होता है कि पिछले सारे इंसिडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन हट चुकी है और ये समझ जाता है कि सब चैन ने किया है। तब यहाँ पर सूजी की दूसरी बेस्ट फ्रेंड वेवे इससे यहाँ मिलने आई होती है और वो इसे पूछती है कि तुम सच कह रहे हो कि सूजी मेरी बातों पर बिलीव कर लेगी। तो फिर कहते हैं कि फिक्र मत करो, उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है और अब हम जो उसे बताएंगे वो सब बिलीव करेगी क्योंकि आफ्टर ऑल तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो और आखिर मैं उसका क्रश हूँ, तो वो मेरी बात तो नहीं टालेगी और ना तुम्हारी। दूसरी ओर सूजी और चैन जब मूवी देखने के होते तो चैन सूजी को बैठने का बोलकर टिकट लेने चला जाता है और इतने में प्लान के हिसाब से यहाँ पर वेवे आई होती है
और सूजी उसे देखती बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि फाइनली तुम मुझे मिल ही गई। पता है मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है और मैं अब एक 18 ईयर ओल्ड गर्ल बन चुकी हूँ। उसके बाद की चीज़ें मुझे याद ही नहीं है और तुम अब्रॉड गई हुई थी इसलिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी कांटेक्ट ही नहीं कर पाई और अब जाकर तुमसे मिल रही हूँ। तो फिर यहाँ पर वे उससे बात करते हुए उसके माइंड में डालने लगती है कि उसने तो एक बार बोली थी कि वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने वाली है। सूजी ये सुनकर शॉक होती है और कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं ऐसा क्यों बोलूँगी। तो फिर वो बताने लगती है कि तुमने मुझे बताई थी कि वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, हर वक्त तुम पे नजर रखता है और तुम उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हो और एक बार तो तुमने अपने आप को मारने की भी कोशिश करी थी। ये देखो सूजी को ये सब चीज़ें बिल्कुल अजीब लगती है और वो कहने लगती है कि ये सब कैसे हो सकता है। वे कहती है कि लेकिन मेरे बारे में तुम अपने हस्बैंड को मत बताना क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश की थी तो वो मुझे हेट करने लग गया था और फिर वो यहाँ से जाने लगती है। तो सूजी कहती है कि एक काम करो तुम अपना नंबर मुझे दे दो। फिर यहाँ से भी चली जाती है। फिर जब चैन वापस आता है तो सूजी फिर उससे पूछने लग जाती है कि जब मेरी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी तो मैं कैसे टाइप की पर्सन थी। तो फिर चैन उसे बता रहा होता है। फिर घर आने के बाद सूजी उससे पूछने लग जाती है कि आखिर मैं क्या काम करती थी और मेरे क्या सारे वर्क के चीज़ें घर पे नहीं है। तो चैन फिर उसे ला कर देता है और ये सब वो सूजी को यकीन दिलाने के लिए रखा होता है। सूजी चैन से इस बारे में बता देती है कि वहाँ जब वो लोग मूवी देखने गए थे तो वहाँ उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड वेवे मिल गई थी और उसने पुरानी कुछ चीज़ें उससे शेयर करी और बताई कि पहले वो डिप्रेस रहा करती थी और उसने अपने आप को भी मारने की कोशिश करी। तो फिर वो पूछती है कि क्या ये बात सच है। तो फिर चैन बताता है कि हाँ तुम डिप्रेशन में तो ज़रूर थी। तो सूजी पूछती है कि आखिर क्यों। तो चैन बताता है कि रेनियो की वजह से, वो तुम्हारी अच्छी फ्रेंड बन गई थी और फिर उसकी मौत के बाद सभी लोगों ने भी इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में रूमर बनाना शुरू कर दिए थे तो इस वजह से तुम बहुत परेशान हो गई थी। सूजी कहती है कि उस बेबी ने तुम्हारे बारे में भी जो कुछ मुझे बोली थी वो भी मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था जैसे कि तुम कोई परवट हो। तो चैन इसे समझाता है कि वो विवे से तो तुमने दोबारा कभी कांटेक्ट भी नहीं की थी, थोड़ा उससे दूर रहो, वो कोई अच्छी लड़की नहीं है। तो सूजी इसकी बात मान जाती है। फिर रात में सूजी को सपना आता है जिसमें वो दिखती है कि उसने ब्राइड वाली ड्रेस पहनी हुई है और वो किसी को चाकू से मार रही है। ये सपना देख के वो डर के जाग जाती है और फिर बाथरूम में जाती है और उसकी चाकू को उठाती है और सोचती है कि क्या मैंने सच में ऐसा करी हूँ। तभी इतने में चैनिया उसकी फिक्र करते हुए आता है और तुरंत ही वो चाकू पकड़ के उसे रोकने लगता है कि कुछ करना मत। सूजी उसकी फिक्र करने लग जाती है कि उसके हाथ में कितनी चोट लग गई है और कितना खून आ रहा है। उससे बताती है कि मैं कोई अपने आप को मारने नहीं जा रही थी बल्कि मैंने ऐसा सपना में देखी थी कि मैंने किसी का खून करी और उस वक्त मैंने ब्राइड वाली ड्रेस पहनी हुई थी। तो चैन कहता है कि मेरे साथ चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर सूजी यहाँ उसका बैंडेज भी कर देती है और चैन उसे आधी झूठी स्टोरी सुनाता है कि जिस पर्सन को उसने चाकू से मारी थी उसका नाम जाओ था और उसने वेडिंग वाले दिन उसका डायमंड नेकलेस चुराने की कोशिश किया था तो उसने बस सेल्फ डिफेंस की थी और गलती से वो मर गया था। और वो इस बात का उसे एविडेंस भी दे देता है कि पुलिस ने फिर इस बारे में जब इन्वेस्टिगेशन करे थे तो सब प्रूफ हो गया था। तो सूजी कहती है कि अच्छा तो मैं इतनी ज़्यादा ब्रेव थी। चैन कहता है कि हाँ तुमने सिर्फ अपने आप को ही नहीं प्रोटेक्ट करी बल्कि और भी सारे विक्टिम्स को बचाई हो उसे पकड़वा कर। सूजी कहती कि सॉरी मैंने तो तुम्हें डराई दी होंगी। तो चैन कहता है कि शायद डरा तो मैंने दिया होगा। तो वो कहती है कि हाँ तुमने आखिर इतनी जल्दी में आकर चाकू क्यों पकड़ लिए थे, मैं कौन सा अपने आप को मारनी चाह रही थी। तो चैन कहता है कि शायद अब मुझे बहुत नींद आ रही है। तो सूजी कहती है ठीक है फिर सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी सो रही होती है तो चैन यहाँ उसके फोरहेड पे किस करता है और फिर वो अपना काम के लिए निकल जाता है। फिर सूजी उठती है और सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे सच बताया, अब मैं लगता है खुद ही इन्वेस्टिगेशन करके सब पता करूंगी। फिर वो तुरंत ही बेबी को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि हम लोग मिलते हैं। बेबी यहाँ पर हान के साथ होती है और दोनों इस बारे में डिस्कस करते हैं कि सूजी सच में उस पर इतना ट्रस्ट कर रही है तब उसे सब झूठ बताकर उसे फंसाना आसान होगा। बेबी कहती है कि क्या सच में मैं उसका और चैन का दोनों का रिश्ता खराब कर दूंगी तो फिर हम लोग उसकी कंपनी को ले पाएंगे। तो फिर हान इस बारे में बताने लगता है कि जब मैं अब्रॉड में था तो मुझे इस बारे में पता लग गया था कि चैन की जो ये न्यू कंपनी है वो उसने सूजी के नाम पर कर दी है और पूरे 100% शेयर सूजी के नाम पर है। तो अब जो उसकी मेमोरी लॉस हो गई है तो हम लोग उसी की मेमोरी में उसे फंसा कर उसे अपनी साइड ले सकते हैं और उससे कंपनी छीन सकते हैं। देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और उसकी फैमिली तुम्हें कम समझते हैं क्योंकि तुम गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो। तो बस अब हम लोग वो कंपनी छीन लेंगे ना तो फिर तुम भी अमीर हो जाओगी। फिर नेक्स्ट डे वे जब यहाँ सूजी से मिलने जाती है तो सूजी उसे रेन्यू के बारे में क्वेश्चन पूछती है कि आखिर उन दोनों की फ्रेंडशिप कैसे हुई और आखिर क्या क्या हुआ था। तो वे भी बताती है कि तुम रेन्यू से कॉलेज में मिली थी जब तुमने उसका स्केटिंग क्लब ज्वाइन करी थी तो और रेन्यू की मौत 2nd ईयर में हुई थी।
तो सूजी पूछती है कि उसका रीज़न क्या था। तो फिर वे बताती है कि असल में वो प्रेग्नेंट हो गई है, इस बारे में रूमर्स फैल चुकी थी और असल में इंटरनेट पर ये सारी रूमर्स तुमने लीक करी थी, इसलिए वो तुमसे बहुत नफरत करती थी और तुम्हारे सामने उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ली थी। और फिर तुमने इस सीनियर हान के बारे में कॉलेज में कंप्लेन करी थी, तो उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था क्योंकि वो भी तो रेन्यू के साथ सेम क्लब में था और उसकी भी थोड़ी उसके साथ फ्रेंडशिप थी। तो सूजी पूछती है कि क्या रेन्यू के साथ जो हुआ है उसका रिलेशन हान के साथ था। तो वे भी कहती कि नहीं, असल में रेन्यू को तो चीट करने वाला बंदा तो चैन था, पर तुमने जानबूझ के हान को इसमें फंसाई थी क्योंकि आखिर तुम हान को जीत नहीं पाई थी, तो तुम्हारा प्यार उसके लिए नफरत में बदल गया और तुमने ये सब करी। सूजी को तो ये सब पे यकीन नहीं आ रहा होता है और वे तो चैन को ब्लेम कर रही होती है रेन्यू की मौत के लिए और बताती है कि इंटरनेट पे से रेन्यू की जो सारी मौत की सारी न्यूज़ वगैरह थी वो भी चैन ने हटवा दी है। सोचो उसने ये सब क्यों किया होगा, क्योंकि वही तो असली कल्प्रिट है। सूजी कहती है कि मैं नहीं मान सकती। तो विवे कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो इस बारे में सीनियर हान से भी पूछ लो। और फिर ये हान को कॉल लगाकर सूजी को पकड़ा देती है। तो सूजी फिर हान से बात करती है और हान फिर यहाँ सूजी के सामने एक्टिंग करते हुए कहने लग जाता है कि यहाँ चैन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और वो उसे अपना एड्रेस भी बता देता है। तो सूजी फिर जल्दी से जाती है हान को बचाने के लिए और यहाँ पर देखती है कि हान को चैन के फ्रेंड ने पकड़ के रखा होता है। तो सूजी चिल्लाने लगती है कि छोड़ दो उसे, वही तो मैं सोचूं कि मैंने तुम्हें कहाँ पहले देखी हो, तुम जरूर माफिया में थे। चैन का फ्रेंड बताता है कि असल में मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहीं से गुजर रहा था। फिर सूजी देखती है कि चैन भी यहाँ मजे में स्मोक कर रहा होता है। तो वो कहती है कि क्या तुम यहाँ हान को मारना चाहते हो। तो चैन कहता है कि मैंने भी कुछ नहीं किया, हम दोनों ही यहीं से गुजर रहे थे और ये सब इसने खुद किया है। पर यहाँ पर हान और वे दोनों साथ मिलकर सूजी के सामने चैन के ऊपर ये सारा ब्लेम डाल रहे होते हैं। और फिर हान सूजी कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें और भी चीज़ बताऊंगा और ये चैन सही नहीं है। सूजी फिर हान और विवे के साथ जाती है और वो लोग फिर इसे अपने साथ लेकर जाकर इसे और भी यही सब चीज़ों के बारे में बता रहे होते हैं और चैन के बारे में भड़का रहे होते हैं। पर सूजी यकीन नहीं कर रही होती और उनसे क्वेश्चन करने लग जाती है। तो फिर ये लोग उसे एक ग्लास पानी पीने के लिए दे रहे होते हैं और जानबूझ के उसकी मेमोरीज के साथ खेलना चाह रहे होते हैं। फिर जैसे यहाँ से हान बाहर जाता है तो विवे भी उसके पीछे आती है। वो कहता है कि हमें उसे वो पानी पिला के रहना है, तभी तो फिर वो बेहोश होने लगेगी तो हम शेयर्स ट्रांसफ़र एग्रीमेंट पे उसे साइन करवा लेंगे। पर सूजी को ऑलरेडी इन पर शक हो गया होता है तो वो तो यहाँ से भाग लेती है और फिर ये लोग तो शॉक हो जाते हैं कि वो कहाँ चली गई। सूजी रेन्यू की ग्रेव पर गई होती है और उसे कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे बारे में ठीक से कुछ चीज़ें याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि अगर तुमने मुझे अपना कोई सीक्रेट बताई हो तो मैं उसे ऐसे लीक थोड़ी ना करूँगी। मैं ऐसे टाइप की पर्सन हुई नहीं जो ऐसा काम कर सकती है, तो मैं इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट करूँगी और तुम्हें भी जस्टिस दिलवाऊंगी उस चीटर बंदे को सबक सिखाकर। फिर इतने में सूजी को हान का कॉल आया होता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी। तो फिर सूजी नाटक करती है और उसे मिलने जाती है और यहाँ पर सूजी का प्लान होता है कि वो उसे झूठ कह रही होती है कि वो चैन के साथ डिवोर्स लेना चाहती है तो वो उसमें उसकी हेल्प करे। और फिर वो अपनी कंपनी में आई होती है और यहाँ पर चैन से सामने सामने वो हान के सामने उससे लड़ रही होती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। और फिर उसके साथ ऑफिस में आने के बाद सूजिया हंसी होती है और इसे सब बता देती है कि कैसे उसने हान को झूठ बोली हुई है और वो उसे फूल बना रही है ताकि सारा सच वो पता लगा सके। चैन बहुत ज़्यादा खुश होता है कि सूजी कोई उस हान की बातों में नहीं थी। चैन कहता है कि फिर क्या तुम सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तो वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, और वैसे तुम्हें पता है मैंने अगर साइन कर भी दी ना तो मेरी अभी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है तो वो डिवोर्स माना भी नहीं जाएगा, तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और फिर सूजी से भी पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर हम दोनों ने डेट करना कब स्टार्ट करे। तो फिर चैन बता देता है कि कॉलेज के सेकेंड ईयर से ही। फिर हान सूजी को बाहर से आवाज़ दे रहा होता है तो सूजी चैन को अच्छे से समझा देती है कि अभी हमें उसके सामने फिर से एक्टिंग करनी है, तो अच्छे से एक्टिंग मोड में आ जाओ। फिर हान जब अंदर आता है तो सूजी और चैन दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने के मोड में होते हैं और उसे ये दिखा रहे होते हैं कि सूजी सच में चैन से अब डिवोर्स लेके रहेगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो चैन के अंकल आंटी है वो यहाँ अपने बेटे जो को लेकर उसके घर आए होते हैं और उससे मना रहे होते हैं कि अब तो देखो जो भी तुमसे माफ़ी मांग रहा है तो कंपनी संभालने आ जाओ। चैन साफ साफ मना कर देता है और वो और सूजी यहाँ पर इन लोग की और मजाक उड़ा रहे होते हैं। और चैन तो कहता है कि अंकल आंटी अब आप लोग मुझे और नहीं फंसा सकते, मुझे अच्छी तरीके से आप लोग के बारे में पता है कि मेरे डैड ने आप लोगों को मुझे संभालने के लिए दिया था और आप लोगों ने कैसे उनके साथ धोखा दिया है। तो वो लोग शौक हो जाते हैं कि इसे सब पता लग गया। फिर वो लोग कहने लगते हैं कि आखिर हम तुम्हारे फैमिली मेम्बर हैं।
तो भी चैन नहीं मान रहा होता है, तो वो यहाँ पर उसके ऊपर हाथ उठाने जाते हैं, पर सूजी सामने आ जाती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और सूजी को चोट लगता हुआ देखकर चैन को गुस्सा आता है और वो जो को एक किक मारता है इन लोगों को सबक सिखाने के लिए। फिर इसके बाद सूजी अपनी फ्रेंड रेन्यू के केस को आगे बढ़ाने के लिए और उसके असली खूनी को ढूंढने के लिए अपनी मेमोरी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाती है ताकि उसकी याददाश्त आ सके। पर इस ट्रीटमेंट में रिस्क भी होता है, तो भी वो चैन से कहती है कि मुझे ये करना है, तो फिर चैन को मानना ही पड़ता है। और इसके बाद जब सूजी अपना ट्रीटमेंट के लिए जाती है तो उसे फिर अपनी पुरानी मेमोरी याद आ जाती है और फिर अपनी मेमोरी के याद आने की वजह से वो हान के खिलाफ एविडेंस ढूंढने में कामयाब हो जाती है और उसे जेल पहुंचा देती है। यहाँ पर पुलिस उसे अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं और फिर सूजी अपनी उस बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है जो कि उसे हान के साथ मिलकर धोखा दे रही थी। उसने इसके भी खिलाफ सारे चीज़ें पता कर ली होती है कि इसने ही उल्टा उसे शुरू से फंसाई है, क्योंकि वो उससे पहले से ही जेलस थी। इवन जिस दिन सूजी की शादी होने जा रही थी तो जो बंदा उसे मारने आया था उसको भी इसने ही भेजी थी। यहाँ पर ये सूजी से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि उस वक्त वो यंग थी तो उसे समझ नहीं थी। सूजी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती, क्योंकि असल में रेनियो की जो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो इसने ही लीक करी थी, जिसकी वजह से लोगों ने उसे बुली करना शुरू कर दिए थे। इसके साथ जो इसकी एक और फ्रेंड थी वो भी इन सब में मिली थी, तो सूजी उसे भी जेल पहुंचाती है। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर अपनी उस फ्रेंड रेन्यू की केस को रीओपन करवा कर सारी डिटेल यहाँ रिपोर्टर्स को बता रही होती है और इस तरीके से वो अपना भी नेम क्लियर कर पाती है और अपनी फ्रेंड को भी जस्टिस दिलवाती है। सूजी की भी अब पूरी मेमोरीज आ चुकी होती है, तो वो चैन को बहुत ही थैंक्स बोल रही होती है और उसे सॉरी भी कि इतने सालों से उसने उसे कितना परेशान करी, पर वो हमेशा उसके साथ था और उसने उसको भी संभाला और उसके फैमिली मेम्बर्स को भी, और उसके बिना तो आज वो यहाँ जिंदा ही नहीं होती। चैन बताता है कि असल में वो इतने साल अपनी फ्रेंड की वजह से डिप्रेशन में थी, इसलिए जब उसकी याददाश्त चली गई तो वो उसे सच नहीं बता पा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाह रहा था कि वो वापस से वो कोई डिप्रेशन में जाए। फिर सूजी को दर्द हो रहा होता है तो वो लोग जाते हैं हॉस्पिटल में चेकअप करवाने और डॉक्टर फिर यहाँ पर इन लोग को गुड न्यूज़ सुनाता है कि असल में सूजी प्रेग्नेंट है, इस वजह से वो कोई और मेडिसिन नहीं ले सकती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि अब उनका बेबी आने वाला है। फिर इसके बाद सूजी अपनी फ्रेंड रेन्यू की ग्रेव पर गई होती है और उसे बताने के लिए कि अब उसने उसे इंसाफ दिलवा दी है। यहाँ पर वो उससे बहुत सारी बातें करती है और अपने बारे में भी बताती है कि वो भी अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है। फिर यहाँ पर चैन आ जाता है सूजी को पिक करने के लिए और वो उसे जल्दी से हक करके कहने लगता है कि वो उसकी कितनी फिक्र कर रहा था कि वो अचानक कहाँ चली गई। फिर दोनों यहाँ से घर जा रहे होते हैं और साथ में काफ़ी बातें कर रहे होते हैं कि अब वो लोग यहाँ डिनर में क्या खाएंगे और कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। और इसी के साथ ही फिर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।